झारखंड में एक और मुस्लिम शख्स की हुजूम के हाथों पिटाई के बाद मौत हो गई है। नौजवान का ताल्लुक खरसुआ जिले के सरायकेला थाने के धात की डीही गांव से है। अहले खाना का इल्जाम है कि तबरेज को चोर बताकर पकड़ लिया गया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। उसे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगवाए गए। इस मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद। 24 साला मुस्लिम नौजवान तबरेज अंसारी की बेरहमाना पिटाई। तबरेज को बिजली के खंबे से बांधकर पीटा गया। जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए और फिर अस्पताल में मुस्लिम नौजवान की मौत। 2019 में नई हुकूमत की तश्कील के बाद अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही गई। अक़लियतों को हुकूक दिलाने के वादे किए गए, लेकिन अक़लियतों के साथ मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात फिर सामने आने लगे हैं। ताज़ा मामला झारखंड के सरायकेला का है, जहां तबरेज अंसारी नामी नौजवान को चोरी का इल्जाम लगाकर पीट कर अधमरा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के मुताबिक हुजूम ने तबरेज को जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगाने पर मजबूर किया। तो इसको खूब मारा गया। इसका सब दो साथी था, वो लोग तो भाग गया। तो इसको मारने पीटने के बाद सुबह तक रात भर मारने के बाद सुबह इसको थाना प्रभारी को दिया गया, नहीं दिया गया। उसको उसी दिन उसको जेल रेफर कर दिया गया। इसको साजिश के तहत मुस्लिम का वजह से इसको मार दिया गया। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो गलती किया है, जेलर गलती किया है, जेल का डॉक्टर गलती किया है, और उसके बाद जो धतकी टीका लोग इसको मारा पीटा बांध के सबके नाम से केस हो और हमको इंसाफ मिले। इत्तला मिलने पर पुलिस तबरेज को थाने ले गई। सदर अस्पताल में इलाज के बाद सरायकेला पुलिस ने तबरेज को जेल भेज दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे टाटा मेन अस्पताल लाया गया, जहां 22 जून को उसकी मौत हो गई। हमने ECG भी निकाला, फिर भी उन लोगों ने कहा कि हमको रेफर कागज बना दीजिए, हेल्थ सेंटर के लिए हम ले जाएंगे। आज सरायकेला कारा से एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे सदर अस्पताल लाके भर्ती कराया गया था। वहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे TMH भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हम लोगों ने मजिस्ट्रियल जांच करवाई। जांच करके वो मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट आएगा और फिलहाल उनके परिजनों द्वारा भी FIR दर्ज कराया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तबरेज पुणे में एक वेल्डर के तौर पर काम करता था और घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए खरसवा जिले के अपने गांव आया हुआ था। इससे पहले भी झारखंड में बीफ के इल्जाम में एक मुस्लिम शख्स को पीट कर कत्ल कर दिया गया था, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने BJP लीडर समेत तमाम 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड हुजूमी तशद्दुद मामले में सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने इस मामले पर BJP हुकूमत को सख्त निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात मुल्क के लिए खतरा है। 14 से 19 तक इतने वाकयात हुए, अब फिर शुरू हो गए और ये ख़त्म नहीं होंगे। तो ये उसी वक्त ख़त्म होंगे जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो सरकार है BJP की, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाए। देखिए, अगर जिस किसी के दिल में इंसानियत होगी, जिस किसी के सीने में धड़कता हुआ दिल होगा, जो किसी एक को जब देखकर ये महसूस करेगा भाई हम इंसान हैं। अगर आप इस तरह देख रहे हैं कि किसी इंसान की इस तरह की बेइज्जती की जा रही है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उसको जान बचाने के लिए उससे कह रहे हैं कि तुम इस तरह का स्लोगन लगाओ, और फिर उसके बाद मर जाता है, तो फिर ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। ये तो हरगिज़ देश के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के 150 साल मनाए जा रहे हैं, तो क्या ये सब वाक़यात से मनाएंगे हम? कौन सा न्यू इंडिया बनाए जाएंगे हम जब इस तरह के वाक़यात रुकेंगे नहीं? क्या ये मुल्क सुपर पावर बनेगा अगर आप 14% माइनॉरिटीज़ में इस तरह का उनसे बर्ताव करेंगे? आलमदीन मौलाना शमीम हैदर ने भी इस किस्म के वाकयात पर तशवीश जाहिर की है। न्याय व्यवस्था बनी हुई है, भीड़ तंत्र अगर अपने हाथ में लेकर के इस तरह से अराजकता फैलाती है, तो इससे न सिर्फ जो है और मुसलमान युवक को जिस तरह से पीटा गया, मारा गया और उसकी जान चली गई, इससे जो है अल्पसंख्यकों में एक भय का माहौल पैदा होगा। और सिर्फ अल्पसंख्यकों में भय का माहौल नहीं पैदा होगा, जहां अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्या में है, ज्यादा संख्या में है, वहां बहुसंख्यकों में भी भय का माहौल पैदा होगा, अराजकता की स्थिति पैदा होगी। और आज ये स्थिति जो है करीब करीब पूरे भारत में देखी जा रही है
कि माइनॉरिटीज के खिलाफ और विशेषतः मुसलमानों के खिलाफ जो है एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि जिसकी वजह से नफरतें आपस में पैदा हो गई हैं। इससे सिर्फ देश का नुकसान होना है और कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुखद घटना है और इस पर जो है जांच होनी चाहिए और वाकई अगर सरकार संवेदनशील है तो दोषियों को जो है ऐसी सजा, सख्त सजा देनी चाहिए कि जिसके बाद दोबारा ये घटना ना हो सके। उधर दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने कहा कि हुजूमी तशद्दुद के मामलात बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है। वही लोग करवा रहे हैं जो बीजेपी के शत्रु हैं। बीजेपी तो सबका विश्वास जीतने के लिए आगे बढ़ रही है और यही लोगों की बेचैनी का कारण है, जिससे कुछ विपक्षी लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे सबको सावधान रहना चाहिए और ऐसी जहां भी घटना हो उनको कड़ी से कड़ा सजा होनी चाहिए। झारखंड के रियासती वजीर सीपी सिंह का कहना है कि किसी को भी बिना सोचे समझे मार देना गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। किसी को बिना सोचे समझे जाने और पूरी जानकारी के बिना, तथ्य के बिना इस प्रकार की कोई करता है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हर ऐसी कोई घटना हो तो इसको आरएसएस से जोड़ दो, बीजेपी से जोड़ दो, विश्व हिंदू परिषद से जोड़ दो, बजरंग दल से जोड़ दो। क्या है, इसकी जांच होगी, सरकार इसकी जांच कराएगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद अल्वी साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। राशिद अल्वी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये वाकयात जो है, मॉब लिंचिंग के वाकयात जो है, उनमें जो है इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है ये मारपीट के वाकयात, लोग जो है कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, इस तरह के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। आप इस पर क्या, आपका क्या रद्द अमल है और आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है इसके? देखिए, इसकी वजूहात सीधी सीधी है जी। जिन लोगों के पास इक़्तिदार है जी, अगर उनके बड़े नेता नफरत की बात करेंगे, इस तरीके के बयानात देंगे, तो उसका नतीजा तो यही निकलेगा। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गुनाहगार हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़े गुनाहगार वो लोग हैं जो देश के लोगों को इस रास्ते पर डालने का काम कर रहे हैं। अब आपकी सरकार है और आप ही ये कह रहे हैं कि हमें बदनाम कर रहे हैं, तो जिन लोग जो गुनाहगार हैं उन्हें उठा के बंद कीजिए, देश के लोगों को बताइए कि ये गुनाहगार हैं, तो कौन आपको बदनाम करेगा? आप ही करेंगे। बयानात भी उल्टे सीधे आप देंगे। उर्दू का शेर है कि अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर, वही शाहिद, वही कातिल, वही मुंसिफ ठहरे। सारी जिम्मेदारी आप ही की है। आप ही के लोग ये हरकत करेंगे, आप ही बयान देंगे, दूसरों पर इल्जाम रखेंगे। जब सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। जो आदमी मारा, जिन लोगों ने मारा है वो बजरंग दल के हैं, आरएसएस के हैं, किसी और पार्टी के हैं, आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए। देश के लोगों को बताइए कि ये आदमी है और ये फला पार्टी से ताल्लुक रखता है। आपको कौन बदनाम करेगा? लेकिन आप ही लोग ये सारे काम करा रहे हैं। ये पिछले 5-6 साल से पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? जी, जब से सरकार आई है तभी से ऐसा क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं हम सबका विश्वास हासिल करेंगे। विश्वास हासिल करने का यही तरीका है। वो तमाम लोग जिन्होंने उल्टे सीधे बयानात दिए वो आपके कैबिनेट के अंदर मंत्री बने हुए हैं। क्या गिरिराज ने उल्टे सीधे बयानात नहीं दिए? उन्हें आपने दोबारा मंत्री नहीं बनाया। आप खुद इनकरेज कर रहे हैं उन लोगों को, और अगर ऐसे लोगों को इनकरेज करेंगे तो उसका यही नतीजा निकलेगा और आप इन वाकयात को रोक नहीं सकते। इस तरीके की सरकार में इस तरीके के वाकयात होते रहेंगे। पर राशिद अल्वी साहब, जो बीजेपी के रुकन है उनका ये कहना है कि ये बस बीजेपी को बदनाम करने के जो है कोशिशें की जा रही है, जो उनके मुखालिफ है वही लोग ये करवा रहे हैं और फिर बाद में जो है बीजेपी का नाम दे देते हैं कि बीजेपी करवा रही है, बस बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। चलिए, मैंने मान लिया आपके मुखालिफ ये करा रहे हैं। इक़्तिदार किसका है? सत्ता किसकी है? आप उन लोगों को गिरफ्तार करके उनका चेहरा देश के सामने लाइए कि इसमें आरएसएस के आदमी नहीं थे, ये आदमी थे, आपके मुखालिफ थे। ये काम कौन करेगा? और अगर ये काम आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप ही के लोग ये काम कर रहे हैं।
सिर्फ बयान देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। और ये गलतफहमी इन लोगों को है कि ये बयानात देते रहेंगे, देश के लोग इन पर यकीन करते रहेंगे। देश मोहब्बत से चलता है, नफरत से नहीं चलता है। आप, ये कोई देशभक्ति नहीं है। आप भारत माता की जय बोल दें और समझें कि आप बड़े भारी देशभक्त हो गए हैं। आप तो देश आग के अंदर डाल रहे हैं, नफरत की आग में डाल रहे हैं। आप देश का मुस्तकबिल खत्म कर रहे हैं। आप इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। तो राशिद अल्वी साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार साफ तौर पर जिम्मेदार है। हालांकि जब ये मामले पेश आते हैं, केस भी दर्ज होता है, गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन बावजूद उसके जो हम देख रहे हैं कि कमी नहीं आती इस तरह के वाकयात में। हालांकि हुकूमत की जानिब से भी इनकी तनकीद होती है इन मामलों की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि इस तरह के वाकयात पेश नहीं आने चाहिए और इस तरह के मामलों को रोकना चाहिए। पर बावजूद इसके जो है लोगों में इस तरह का गुस्सा क्यों है? क्यों वो जब किसी मुसलमान जवान को पकड़ते हैं तो चाहते हैं कि वो जय श्री राम बोले और इस तरह के नारे दे? ये किस तरह की सोच जो है मुल्क में डेवलप हो रही है और इस तरह की सोच से मुल्क आगे कहां पहुंचेगा चंद एक सालों में? देखिए, प्रधानमंत्री का काम सिर्फ बयान देना है क्या? बयान देने से क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या देश के अंदर कानून नहीं है? प्रधानमंत्री कहते कुछ है, करते कुछ नहीं जी। देश के अंदर कानून इंप्लीमेंट होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो इस तरीके के वाकयात देश में नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप जब गलत लोगों को अपनी कैबिनेट के अंदर लेंगे, उन लोगों को जिन्होंने 5 साल के अंदर नफरत फैलाई है, देश के लोग क्या समझेंगे कि आप क्या चाहते हैं? आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अपनी पार्टी के अंदर जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए? अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है तो देश के लोग समझ जाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री क्या चाहता है। मैंने आपसे कहा अभी जी, 5 साल पहले ऐसे वाकयात क्यों नहीं होते थे? ये 5 साल के अंदर क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सवाल का जवाब दे, उससे पहले क्यों नहीं हुए इस तरीके के वाकयात जी? अभी हर जगह इस तरीके के वाकयात क्यों हो रहे? और कोई भी कर रहा हो, चलिए मैं नहीं कहता कि आरएसएस के लोग कर रहे हैं, उनके दुश्मन कर रहे हैं, इनको कौन गिरफ्तार करेगा? इनके खिलाफ कौन कानूनी कार्रवाई करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तो सरकार की है जी। इसका जिम्मेदार सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास इख्तियार है। या तो आप ये कहिए कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपके बस का नहीं है देश चलाना, और अगर आप कहते हैं कि आप कॉम्पिटेंट हैं तो उन गुनाहगारों को गिरफ्तार कीजिए जो लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। आप सिर्फ समझेंगे कि बयानात देते रहेंगे और देश चलता रहेगा जी, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल राशिद अल्वी साहब, सिर्फ बयानबाजियों से कुछ नहीं हो सकता है। अगर सरकार सच में चाहती है कि इस तरह के वाकयात पेश नहीं आने चाहिए तो कसूरवारों को पकड़े, सजा दे और मुल्क भर में एक मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह के वाकयात को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ताकि एकदम से इन सारे वाकयात पर रोकथाम लग सके। बेहद शुक्रिया आपका राशिद अल्वी साहब। आगे बढ़ते हैं। अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आप आम नहीं जहर खा रहे हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही लोग बता रहे हैं जिनसे आप आम खरीदते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आप आम के शौकीन हैं तो जरा रुकिए, आम की जगह जहर तो नहीं खा रहे? जी हाँ, आप आम खाने के शौकीन हैं तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि आपको बताने जा रहे हैं कि फलों के राजा आम को कैसे जहर बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली के मुगलसराय की हैं। जी हाँ, आम पकाने की तैयारी चल रही है। छोटे छोटे डिब्बों में कच्चे आम रखकर कागज की पेटियों में कैल्शियम कार्बाइड रखा जा रहा है, जिससे एक गैस बनती है जिसे एसिटिलीन कहा जाता है, जो फलों को पकाने के अमल में तेजी लाती है। कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक हाइड्राइड और फास्फोरस हाइड्राइड जैसे केमिकल होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी पैदा करते हैं। आप खुद सुनिए ये ताजिर कैसे आम को पकाने के अमल को बता रहे हैं। आम मंडी से ले आते हैं, लिया कर ढाल देते हैं पेपर बिछा करके, और इसके बाद क्रेट में लगा करके, क्रेट में पेपर लगा करके और 50 ग्राम कार्बाइड दे करके उसमें
आम भर देते हैं 30 किलो आम भर देंगे। भरने के बाद उसको तोड़ देंगे, 2 दिन के बाद हवा खिलाएंगे और पूरा 5 दिन में जो हो जाएगा तो आम तैयार हो जाएगा। कारोबारी जल्द मुनाफा कमाने के चक्कर में जानलेवा केमिकल डालकर फलों को पका रहे हैं, लेकिन ऐसे आम बेचने वालों को किसी से कोई मतलब नहीं। इन्होंने सरेआम कबूल भी किया कि केमिकल डालकर आम पकाए जाते हैं और बाजार में बेचे जाते हैं। कार्बाइड से थोड़ा रखकर कार्बाइड से ये कार्बाइड से आपको जो आम मिलता है वो कच्चा मिलता है? कच्चा मिलता है, कार्बाइड से पकता है। कैसे पकाते हैं, क्या विधि है, कैसे? जैसे एक पेटी पे 20 किलो आम डाला जाता है, जिसमें छोटा सा मात्रा एक कार्बाइड पुड़िया में डालकर तो पेटी के अंदर रखा जाता है। फिर 20 किलो आम लमसम उससे रखा जाएगा, फिर 6 दिन के बाद वो पक जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह से पके हुए फलों की पहचान बेहद मुश्किल है, लेकिन सलाह ये है कि फलों को कई मर्तबा धोकर ही खाना चाहिए, नहीं तो जबरदस्त बीमारियां हो सकती हैं। पब्लिक को यही सुझाव देंगे कि कोई भी आप फल ले आइए बाजार से तो प्रॉपर तरीके से उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वॉश करने के लिए तो पहले ये है कि आप रनिंग टैप वाटर का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी फल लाइए उसको अच्छी तरह से रगड़ कर हाथ से आप उसको रनिंग टैप वाटर में धुलिए। फिर धुलने के बाद अच्छी तरह उसको जो है 1 घंटे के लिए कम से कम जो है आप बाल्टी में पानी भर के उसमें डुबा छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी बचा हुआ कुछ होगा वो उसी में डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में। उसको निकाल लीजिए फल को, एक बार दोबारा जो है टैप वाटर से धुलकर फलों को थोड़ा सुखा लीजिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। हिंदुस्तानी हुकूमत ने PFA दफा 844A 1954 के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। ये अलग बात है कि यह कारोबार बदस्तूर जारी है। बहरहाल इस रिपोर्ट को दिखाने का ये मकसद कतई नहीं है कि आप आम खाना छोड़ दें, लेकिन आप ऐसा आम खाएं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो, आपकी जुबान का जायका भी बना रहे और आप सेहतमंद भी रहें। न्यूज़ 18 के लिए चंदौली से नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट।